नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एबीपी न्यूज की खास पेशकश कौन बनेगा प्रधानमंत्री में आपका स्वागत है। और यक्ष प्रश्न यही है, अब द ग्रैंड फिनाले लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां अब अपने शबाब पर हैं। सबके जहन में एक ही सवाल, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? यानी कि एनडीए जीतेगी या इंडिया जीतेगी? और यह कार्यक्रम मैं कर रहा हूं बिहार की राजधानी पटना में, जहां राजनीति की एक अजब और गजब पाठशाला लगातार चल रही है। नए अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। फिर बनी नीतीश सरकार, ईडी ने सजाया दरबार। जी हां, इलेक्शन ड्यूटी पर आ गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात तो मैं अभी आगे करने वाला हूं, लेकिन एक और पेंच आया है इस राजनीतिक खेल में। कहां आया? चंडीगढ़ मेयर के चुनाव थे, एक बार टल गए। रिटर्निंग ऑफिसर की तबीयत खराब हो गई थी। आज चुनाव हुए और उम्मीद के विपरीत बीजेपी का उम्मीदवार वहां पर मेयर बन गया। 8 वोट अवैध करार दिए गए। 16 मिल गए बीजेपी को, 12 पर सिमट गया आप और कांग्रेस का गठबंधन। और इस वक्त अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। आंकड़े ये हैं कि 13 हमारे काउंसलर हैं, 7 कांग्रेस के हैं, 15 इनके हैं और एक अकाली दल का है जो इनके साथ है, तो 16 इनके हैं। 13 हमारे, 7 कांग्रेस के और 16 इनके, टोटल 36 हैं। अभी तक कांग्रेस और हम अलग अलग लड़ते थे, तो 2 साल से जाहिर तौर पे 16 इनके थे, 13 हमारे थे, 7 कांग्रेस के, तो 2 साल से इन्हीं का मेयर और इन्हीं का डिप्टी मेयर बन रहा था। स्टेट कैलकुलेशंस है, स्टेट। इस बार इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गई, तो स्टेट इलेक्शन था, 20 हमारे थे, 16 उनके थे। इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं थी, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। लेकिन शुरू से इनकी नीयत खराब थी, शुरू से इनकी नीयत खराब थी। जब से चुनाव ऐलान हुए, सबसे पहले तो इन लोगों ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता को, अपनी पार्टी के एक ऑफिस बेरर को, पदाधिकारी को इन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर घोषित कर दिया। उसके बाद जब चुनाव की तारीख तय हुई, 18 जनवरी को चुनाव था, अचानक 18 जनवरी को इनका पदाधिकारी जो था, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये बीमार, बोला मैं बीमार हो गया, अस्पताल में चला गया और चुनाव इंडेफिनेटली टाल दिए गए। हम कोर्ट गए और कोर्ट से हम लोग तारीख तय करवा के लाए। इस दौरान इन्होंने हमारे और कांग्रेस के काउंसलर्स को खरीदने की, डराने की, धमकाने की बहुत कोशिश की, जैसे कि पूरे देश भर में करते ही हैं। इनकी फितरत है, हर जगह करते हैं। लेकिन किस्मत से एक भी नहीं टूटा और आज चुनाव हुए, चुनाव होने थे, चुनाव हुए। कोर्ट के डायरेक्शंस के बावजूद इन लोगों ने जो बदमाशी की, हम सब देखते हैं कि चुनाव तो हुआ, लेकिन जब चुनाव के वोटों की गिनती होती है, चाहे राज्य स्तर का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो, गिनती के वक्त हर पार्टी का एजेंट वहां बैठा होता है। ट्रांसपेरेंट तरीके से गिनती होती है, सबके सामने वोटों को ऐड किया जाता है, वोट मशीन खोली जाती है, मशीन का नंबर बताया जाता है, दिखाया जाता है। उसके बाद वोट जब उसको टोटल किया जाता है, मशीन का दिखाया जाता है भाई किस पार्टी को कितने वोट मिले, सब कुछ दिखाया जाता है। और सारी पार्टियों के एजेंट बाकायदा अच्छे से देखते हैं। यहां भी प्रोसीजर ये था, कानून में ये था कि हर पार्टी का एजेंट वहां बैठेगा और पार्टी का एजेंट को, जैसे दिल्ली में भी एमसीडी के चुनाव हुए, एमसीडी के मेयर का चुनाव हुआ, वो भी बैलेट पेपर से होता है, तो वो सारे एजेंट बैठते हैं, एक एक वोट बाकायदा सभी एजेंट्स को दिखाए जाते हैं। अगर किसी एजेंट को कोई आपत्ति करनी हो, भाई ये वोट इनवैलिड है, तो वो सबको दिखाया जाता है। अगर कोई एजेंट कहता है ये वोट इनवैलिड है, सबको दिखाया जाता है, सब उस पर अपने अपने तर्क देते हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी उस पर रूलिंग देता है। एक तरह से क्वासी जुडिशियल वो करता है कि उस पर रूलिंग देता है।
इन महाशय ने, जो इनके पदाधिकारी बीजेपी के आदमी थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, इन्होंने आज किसी एजेंट को अपने पास नहीं आने दिया। इन्होंने सारे एजेंट्स को दूर धकेल दिया और खुद ही सारी वोट लेके बैठ गए। और बकायदा कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वोट, जो हमारे वोट थे उनके ऊपर वो टिक मार्क करके उसको इनवैलिड, मतलब 2 टिक मार्क लग गए तो ये वोट इनवैलिड हो जाएगा। वो टिक मार्क करके इनवैलिड करते जा रहे हैं और फिर नीचे साइन कर रहे हैं। कुछ वोट पे मात्र साइन कर रहे हैं और कुछ वोट पे एक टिक मार्क और लगा रहे हैं। वो साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो 36 वोट पड़ने थे, 36 में 16 इनके थे, 20 हमारे थे, 16 इनके पड़ गए, 16 इनके पक्ष में पड़े। 20 में से 8 वोट जो हमारे थे वो 8 वोट इन्होंने कैंसिल कर दिए, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। यानी कि 36 में से 8 वोट मतलब 25% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। ये कौन सा चुनाव हुआ? पिछली साल जब चुनाव हुए थे तो हमारा 1 वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुआ था। तो ऐसा तो नहीं कि हमारे वालों को वोट डालना नहीं आता, वोट तो डालना आता है। पिछली बार भी डाला था, इस बार भी डाला है। इस बार कैसे ऐसा हो गया कि सारे वोट डालना भूल गए हमारे वाले, सारे वोट इनवैलिड हो गए? तो पहले से सोच के आए थे कि इनको गुंडागर्दी मचानी है। किस्मत अच्छी थी कि कैमरे के अंदर सब कुछ पकड़ा गया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि चुनाव के पहले कल ऑर्डर जारी करके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने मीडिया की एंट्री बैन कर दी। तो इसका मतलब नीयत तो शुरू से ही खराब थी, प्लान तो, षड्यंत्र तो पहले से ही बना रखा था इन लोगों ने कि गड़बड़ करनी है। इतने बड़े स्तर के ऊपर चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के लिए आज तक कभी भी इतनी वोट इनवैलिड नहीं डिक्लेयर की गई। 36 में से 8 वोट इनवैलिड मतलब 25% वोट। अगर इनसे 36 वोट काउंट करने में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, देश का जब बड़ा चुनाव होगा उसमें तो 90 करोड़ वोट पड़ते हैं, उसमें तो पता नहीं किस लेवल की धांधली करते हैं ये लोग। और 25% के अगर उस चुनाव में तो 5-6% की भी वोट अगर इधर उधर हो जाए तो सब। तो आज का चुनाव ये दिखाता है कि किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़े चुनाव में लोग तो कह रहे हैं ईवीएम तो होगा ही होगा गड़बड़। मुझे लगता है ये कुछ भी करते होंगे, वोटर लिस्ट ये फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी वोट डलवाते होंगे, ये ईवीएम करवाते होंगे, सब कुछ करते होंगे जीतने के लिए। और मैं ये सोच रहा था कि अगर भगवान की दया से उसके बावजूद भी अगर ये नहीं जीते और हार गए तो ये ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। फिर ये मतलब उस दिन कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े देश में, ये कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। तो ये देश के लिए जो आज दिखा, पूरे देश के अंदर, पूरे देश ने देखा, सारे मीडिया ने चलाया, ये बहुत खतरनाक है। और हम सब लोगों को, जो लोग इस देश से प्यार करते हैं, हम सब लोगों को इसका पुरजोर विरोध करना है और इन सबको रोकना है। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री गंभीर आरोप लगाते हुए, मेयर चुनाव जो हुए हैं चंडीगढ़ में कुल मिलाकर 36 वोट थी, 13 आम आदमी पार्टी की, 7 कांग्रेस की, कुल मिलाकर ये 20 का आंकड़ा हो जाता है। इनमें से 8 वोटों को इनवैलिड, अवैध करार दिया गया। और यहां पर अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, और यह आरोप भी लगाया कि ऐसे शख्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया जो दरअसल बीजेपी का पदाधिकारी है, और वो जो बैलेट पेपर है उस पर डबल टिक भी करते हुए कि 2 टिक हो गए किसी बॉक्स में तो अपने आप में वो मत अवैध हो जाता है। तो 20 में से 20 जो वोट पड़नी थी, 8 को अवैध करार दे दिया और बड़ी आसानी से बीजेपी के प्रत्याशी को, उम्मीदवार को यहां पर मेयर बना दिया गया। और उन्होंने 2024 से भी जोड़ दिया इस पूरी प्रक्रिया को कि चुनाव में ऐसी धांधली मेयर के चुनाव में हो सकती है, तो लोकसभा चुनाव में कितनी बड़ी धांधली की जा सकती है या ये करते आ रहे हैं। अब ये राजनीतिक आरोप है या ये बात और आगे बढ़ेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वापस लौटता हूं जिस बात पर मैं बिहार की राजधानी पटना से कौन बनेगा प्रधानमंत्री कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा था, फिर नीतीश कुमार सरकार और ईडी का सज गया दरबार। ईडी का दरबार सजा हुआ है। कल यहां से बहुत ही नजदीक है प्रवर्तन निदेशालय का दफ्तर,
9 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई लालू प्रसाद यादव से लैंड फॉर जॉब स्कैम में। आज बारी उनके बेटे और हाल फिलहाल तक बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की, उनसे भी सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। अब इसमें लालू की सेहत का हवाला भी दिया आरजेडी ने, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है। तो हेमंत सोरेन वो सुर्खियां बटोर रहे हैं पिछले 2 दिनों से। ईडी उनके घर पहुंच गई दिल्ली में, 36 लाख रुपए नगद की जब्ती हुई है जी। 2 BMW कार उनको भी ले लिया गया कस्टडी में। और जी कहां हेमंत सोरेन है? हेमंत सोरेन लापता हैं। बाबूलाल मरांडी ने 11,000 रुपए का इनाम रख दिया कि लापता मुख्यमंत्री को जो खोज कर लेकर आएगा 11,000 रुपए देंगे। निशिकांत दुबे लोकसभा सांसद हैं बीजेपी के, झारखंड से ही आते हैं। वो कहते हैं ये कैसे मुख्यमंत्री भाग गए, डर गए, ये अपमानित कर रहे हैं झारखंड को, सामने आना चाहिए। आज सामने भी आए, रांची में दिखे, अपने विधायकों के साथ एक बैठक की। उनकी धर्मपत्नी कल्पना भी उस बैठक में मौजूद थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे, अभी तक वो नहीं हुई। वहां पर सियासी हलचल बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या गिरफ्तारी होगी हेमंत सोरेन की? क्या उनकी धर्मपत्नी अब मुख्यमंत्री बनेंगी? क्या वो भागते फिर रहे हैं जैसा बीजेपी कह रही है? या जो पलटवार किया है सुप्रियो भट्टाचार्य, जेएम के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने 11 लाख रुपए बाबूलाल मरांडी की मानसिक स्थिति दुरुस्त करने के लिए रख दिए। उन्होंने कहा 31 जनवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, तो ये 2 दिन पहले ये बवंडर क्यों मचाया जा रहा है? क्या एब्सकॉन्डिंग डिक्लेयर किया, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया हेमंत सोरेन को ईडी ने? यह 36 लाख रुपए का आंकड़ा कहां से आ गया? किसी की गैर मौजूदगी में उसके घर में जो ये छापेमारी हो रही है, जो ये तलाशी हो रही है, क्या ये राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है? और इसमें चाहे एनडीए हो या इंडिया हो, दोनों तरफ से बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। मनोज झा कहते हैं कि एक लड़ाई तो चुनावी लड़ाई लड़नी है, एक लड़ाई जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके खिलाफ भी हमें संघर्ष करना होगा। राहुल गांधी ने भी ताल ठोकी है पूर्णिया में। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा कि नीतीश कुमार जो गए, ये सारा दबाव की राजनीति हो रही है, हम लड़ते रहेंगे। तो ये कौन बनेगा मुख्यमंत्री का जो खेल है, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। युवा चेहरा है, प्रवक्ता है जेडीयू की अनुप्रिया, पुराने चावल कह सकता हूं आपको, एजाज भाई राजनीति के, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। असित भाई हैं हमारे साथ, पत्रकार भी रह चुके हैं, असित नाथ त्रिपाठी, कांग्रेस के तिवारी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विजय यादव जी, हम पार्टी के प्रवक्ता। सरोज सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संजय कुमार इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो अनुप्रिया, नीतीश की सरकार और सज गया ईडी का दरबार। नहीं, मैं इससे आपके बातों से मैं डिफर करूंगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। कई बार ईडी आई है और ये इत्तेफाकन ऐसा है कि सरकार गई, क्योंकि मुझे जहां तक मुझे याद है ये 28 तारीख की डेट पहले ही मिल चुकी थी। उससे पहले भी मुहूर्त निकाल दिया था कि पहले 27 को सरकार बन जाएगी, 28 को फिर पूछताछ होगी। ये निश्चित तौर पे आप इस कड़ी को जोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ईडी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, वो अपनी काम कर रही है। 28 को सरकार बनी, 29 को पहले। हाँ, तो मुझे जानकारी है 28 को यह होनी थी। अच्छा। 29 को हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि मामले कोई नए नहीं है। हाँ। वही पुराने मामले हैं, कार्रवाई हो रही है और मुझे लगता है कि इस कार्रवाई पे ही छोड़ देनी चाहिए। इसको राजनीतिक मोड़ देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अपना काम कर रही है। और देखिए, जब आप किसी सिस्टम में हैं, आप पे किसी तरह की शक है, संदेह है, और तो चार्जशीटेड हैं आप, तो फिर वहां पे तो नीतीश कुमार जब इंडिया खेमे में थे, इंडिया के तो रचयिता वो हैं,
तब वो लगातार ईडी की कार्रवाई पर सवाल क्यों उठाते थे कि 95% ईडी के छापे विपक्षी नेताओं पर ही होते हैं, ये हमारे को दबाने के लिए, डराने के लिए, हमें धमकाने के लिए ये काम होते हैं? नहीं, मुझे लगता है हमारे नेता ने सभी मंचों से यह कहा है कि जो न्यायालय का मामला है हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। न्यायालय का मामला नहीं है, ईडी का मामला है। निश्चित वो एक स्वतंत्र एजेंसी है, मुझे स्वतंत्र है। मैं वही कह रही हूँ कि हमारे नेता ने कभी भी यह नहीं कहा। बीजेपी का प्रकोष्ठ बता रहे हैं सारे विपक्षी दल के नेता। निश्चित तौर पे जिनके ऊपर ये कार्रवाई होगी वो यही कहेंगे कि सरकार कर रही है, लेकिन सरकार को अगर करनी होती, आपने कहा 99%, 1% तो लोग हैं जो सरकार में हैं और जिन पे कार्रवाई हो रही है। 95% मतलब 5%। जो भ्रष्ट हैं या आपका भ्रष्टाचार में जो आपका नाम सम्मिलित है तो कार्रवाई होगी। आप इंतजार कीजिए, जब आप नहीं उसमें अनुप्रिया जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, ईश्वरप्पा, बीएस येदियुरप्पा और उसके बाद चक्की, पी सिंह एंड पी सिंह, अजित पवार, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, वो फेहरिस्त इतनी लंबी है कि मैं कार्यक्रम खत्म कर सकता हूं, जिनके खिलाफ बीजेपी की वॉशिंग मशीन के जरिए आए पार्टी में और सब पाप धुल गए या गठबंधन में आए। मुझे आज पता है कि अजित पवार जी पर एक भी केस नहीं है, केस सारे फाइल बंद हो चुकी है। बंद हो गई? कैसे बंद हुई? वो 70,000 करोड़ का घोटाला किया था, प्रधानमंत्री का आरोप था उनके एनडीए में आने से बिल्कुल 3 दिन पहले। मैं और भी जितने आपने लिस्टों के नाम, मैं सभी लिस्टों पे आ रही हूँ और भी आप ये गिनवाती थी कुछ दिन पहले तक। निश्चित वो जो लिस्ट है, अभी भी कई लिस्ट ऐसे हैं जिन पे कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई बंद नहीं हुई है। कार्रवाई बंद हो जाती, फाइलें बंद हो जाती तो शायद कहते कि वॉशिंग मशीन का काम हो गया, धुल गए सारे पाप। की कार्रवाई कहाँ पहुंची? मुझे लगता है कि मैं आज यहाँ पे अजीत जी की बात कर लूं। आज हमारे बिहार में तेजस्वी जी पे जो कार्रवाई चल रही है अभी है, उस पे बात कर लूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। कोई नैरेटिव नहीं, सीधा सीधा सवाल है। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी की उम्र कितनी थी 2009 में? आखिरी जो ये मामला है लैंड फॉर जॉब का, उस वक्त उम्र क्या थी तेजस्वी की? दूध का दूध, पानी का पानी होने दीजिए ना संजीव। कहते इतनी क्यों, पर इतनी जल्दी हम क्यों फैसला दे दे, हम क्यों कोर्ट बन जाए, हम हम तो कटघरे में नहीं है। कार्रवाई हो जाएगी। जो अगर आप सम्मिलित नहीं होंगे, निश्चित तौर पे आप पे कोई जबरदस्ती तो हो नहीं रहा है, कहीं ना कहीं आपके परिवार का है कारनामा जो दिख रहा है। और आपको नहीं दिखा था? दूध में मक्खी थी, दूध पी रहे थे 15 महीने से, 17 महीने से। हमने तो तब भी कहा और आज भी कह रहे हैं, वो न्यायालय का मामला है। अब इसकी लड़ाई है, ये ईडी इलेक्शन ड्यूटी पर दिखाई दे रही है क्या? ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और जिस तरह से पूरे विपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है, ये बदनाम करो और राजनीतिक हित साधो। पर लालू प्रसाद यादव या आज तेजस्वी यादव, ईडी बुलाता है चले जाते हैं और जाना चाहिए। ये हेमंत सोरेन मारे मारे छिपते छिपते कहाँ फिर रहे थे? भाई हेमंत सोरेन जी को तो 31 जनवरी का डेट फिक्स था। उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं 31 जनवरी को, और ईडी ने भी मान लिया। लापता के पोस्टर्स लग गए, इनामी राशि की घोषणा हो गई, एक ट्वीट कर देते, बोल देते मैं यहाँ हूँ भैया, आई एम वेरी मच देयर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन की राजनीति करती है, और जो परसेप्शन खड़ा करना चाहती है वो अब परसेप्शन चलने वाला नहीं है। देश की जनता भी जान रही है, देश के लोग भी जान रहे हैं। और जहाँ तक तेजस्वी जी का संबंध है, 2004 का मामला है, उस समय तेजस्वी जी की उम्र क्या थी सब लोगों को पता है, और उनके बारे में इस तरह का प्रचार प्रसार। और जब नीतीश जी 9 अगस्त 2022 के बाद हमारे साथ आए तो उन्होंने स्पष्टता कहा था कि हमारे जो 15 में सरकार बनी थी, ऐसा परसेप्शन खड़ा कर दिया गया था कि हमको मजबूर कर दिया गया। अब ऐसी कोई बात नहीं है। ये ईडी वाले, सीबीआई वाले, आईटी वाले सिर्फ विपक्षी दलों को। आप ही के नेता राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, कह रहे हैं अब 2 लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक चुनावी तैयारियां भी करनी पड़ेगी, ये संघर्ष भी करना। मनोज जी सही बात नहीं कह रहे हैं। तो इसमें दाल में कुछ काला तो है ना। संघर्ष करने के लिए जो अनुप्रिया कह रही है, आरोपों में कुछ तो सत्यता होगी। आप ही पर आरोप चस्पा क्यों है और इतने दिनों तक क्यों है? ये तो उनको बताना चाहिए ना, जो अपने चारा घोटाले में जेल में गए ना लालू भाई, जो अपने वॉशिंग मशीन में ले जा करके भ्रष्टाचारी को सदाचारी बनाने का काम करते हैं, उनकी वॉशिंग मशीन को चेक करना चाहिए। पर ऐसे छुप जाना, फिर अचानक अवतरित हो जाना, कहीं कोई गाड़ी काले शीशों वाली, उसमें से हाथ ऐसे हिलाना। अरे हाथ पहले हिला देते,
ये 48 घंटों से कयासबाजी हो रही थी, ये हेमंत सोरेन को करने की क्या जरूरत? देखिए, कहीं कोई छुपा हुआ नहीं है, सब सार्वजनिक है। और एक झारखंड के वो मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री को इस तरह से अपमानित करना, ये राजनीति का नया परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं सेट किया है। लेकिन भाजपा को भी समझ लेना चाहिए, समय सबका आता है, समय आएगा, पता चल जाएगा कि क्या राजनीति है, क्या राजनीति है। पर विजय भाई, एक चीज बताइए, ईडी ने कोई लापता घोषित नहीं किया, एब्सकॉन्डर घोषित नहीं किया हेमंत सोरेन को। 2 दिन से वो भगोड़े भी हो गए, 36 लाख कैश, ये ईडी ने तो जानकारी नहीं दी, और वो वहां है नहीं। 31 जनवरी को पूछताछ होनी थी, तो ये क्या खेल हो रहा है? ये दबाव की राजनीति है। देखिए, कोई दबाव की राजनीति नहीं है। ये हेमंत सोरेन घोटाला किए हैं, इसलिए उनको चोर के दाढ़ी में हमेशा तिनका होता है। ये घोटाला किए हैं, ये पहले ही पता लग जाता है। ये हर कोई जान रहा कि जमीन घोटाला जो हुआ था, जब इनकी सरकार है, वो सरकार के बहुत पहले। ये तो हर कोई जान रहा था, प्रधानमंत्री भी जान रहे थे कि एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी है, 70,000 करोड़ का घोटाला किया। वो क्या हुआ उस घोटाले का? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी जो हैं वो न्यायपालिका नहीं ना है, ये तो न्यायपालिका की मामला है। यदि उन पर जांच चल रही है, यदि सही वो दोषी होंगे तो वो भी अंदर जाएंगे, उन पर भी जांच होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी सारे भ्रष्टाचारी विपक्षी खेमे में। देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना था, देश के सारे भ्रष्टाचारियों एक होकर बनाए थे। इसीलिए माननीय नीतीश कुमार जी अलग हुए कि हम तो 13 करोड़ जनता को विकास करने के नाम से जाने जाते हैं, इनके साथ तो हम भ्रष्टाचारियों के साथ कोई विकास नहीं करेंगे। मेरा भी उसमें नाम बदनाम हो रहा है, इसलिए अलग हो गए। बदनामी वो 2017 में भी तो यही बात कही थी, एकदम निश्चित में थोड़ा भूल जाते हैं। नहीं, निश्चित उस वक्त भी था कि तेजस्वी यादव की ईडी अब बंद करेगा, तब बंद करेगा। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की ईडी तंग कर रहा है। ये संयोग है, जैसे ही नीतीश कुमार सरकार बनती है, ईडी का दरबार सज जाता है। नहीं, देखिए, जब ये लोग घोटाला करते हैं, घोटालेबाजों के पास ईडी नहीं जाएगा, सीबीआई नहीं जाएगा, तो जाएगा क्या? घोटालेबाजों के पास ईडी नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? आरती उतारी जाएगी या पूछताछ की जाएगी? देखिए, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ईडी कहीं जा रही है। मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है कि खुद को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जमीन पर पैदा होने वाले नागरिक, इस देश के नागरिक बताने वाले लोग जो इतराते हैं कि हम तो बुद्ध की भूमि से हैं, महावीर की भूमि से हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमि से हैं, वो तब बिल्कुल चुप हो जाते हैं जब घोटाले का आरोपी जेल से निकलता है और भाजपा की महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हो जाता है। वो तब बिल्कुल चुप हो जाते हैं जब शारदा नारदा चिट फंड घोटाले के आरोपी को भारतीय जनता पार्टी आसाम का मुख्यमंत्री बना देती है। वो तब भी खामोश रहते हैं जब चीनी मिल घोटाले का आरोपी हसन मुशर्रफ भाजपा सरकार में मंत्री बन जाते हैं। कहां गई आपकी मर्यादा? किस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त हैं आप, जब भाजपा के तमाम भ्रष्टाचारियों को। मुख्यमंत्री की भी एक मर्यादा होती है, भागे भागे फिरे मुख्यमंत्री तो बैठक कर रहे अरे भाई वो अरे तो 2 दिन से कहां थे? नहीं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। निश्चित मर्यादा होती है, और इसका समर्थन कौन करेगा? आपको उस जांच में शामिल होना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि अन्याय हो रहा है तो जनता के दरवाजे खड़े होकर आपको कहना चाहिए था कि देखो, मुझे ईडी ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया एक आदिवासी मुख्यमंत्री को। वो तो ये कह रहे हैं 31 तारीख को बुलाया था भाई, वो अपने आप पहुंच गए। तो पहुंच गए तो जांच में सहयोग कीजिए ना, लोकेशन तो बता दीजिए। देखिए, इसका समर्थन नहीं किया जाएगा, लेकिन मैं इस देश की जनता से यह सवाल बार बार पूछूंगा कि खुद को मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भक्त कहने वाले आप तब क्यों चुप हो जाते हैं जब शारदा नारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी को आसाम का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है? आप तब क्यों चुप हो जाते हैं जब चीनी मिल घोटाले? ये परसेप्शन बनाई जा रही है, एक संदेश दिया जा रहा है, ये 24 की तैयारी है। और क्या लगता है? ये ईडी का एक्शन ये 24 के नैरेटिव से जुड़ा हुआ। अभी तो अनुप्रिया जी कह रही थी, मुझे तो कई बयान याद हैं और आपके यहाँ तो आर्काइव में पड़े होंगे, इन्हीं के पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी भी ये बात कह चुके हैं कि विपक्ष के सारे नेताओं पर अब ईडी के छापे पड़ेंगे, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उन्हें सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही दिखते हैं। और एक बार दो बार नहीं, नीतीश जी कई बार ये कह चुके हैं पूरा बिहार शर्मसार है क्योंकि एक बार फिर पलटी मार की सरकार है। ये तो हर बार पलट जाते हैं अपने बयानों से। तो यहाँ पर सरोज सिंह ये बताइए, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो अपना काम कर रहा है या इलेक्शन ड्यूटी पर? ईडी इलेक्शन ड्यूटी भी बनता है, वो अपना काम कर रहा है या इलेक्शन ड्यूटी पर है? ये संदीप भाई, आपने आपने अभी तुरंत कहा कि ये सारी चीजें क्या चुनाव के लिए हो रही है,
तो देखिए, दो चीज़ों को बाइफरकेट करना पड़ेगा कि अगर ईडी की कार्रवाई आज के तारीख में बिहार में हो रही है, जो आप टेक लाइन चला रहे हैं कि नीतीश की सरकार बनी और ईडी का दरबार सज गया, तो इसको दोनों को अलग देखने की जरूरत है। देखिए, अगर लालू प्रसाद चाहते तो हेल्थ ग्राउंड पर नहीं जा सकते थे। समन हुआ, ठीक है, समन हुआ, उसको वो टाल भी सकते थे, अगली में जा सकते थे। तेजस्वी यादव 9 घंटे करने की क्या जरूरत है, कहीं भागे जा रहे हैं? 2-2 घंटे कर लीजिए, 3-3 घंटे कर लीजिए। नहीं, सवाल जवाब का तो भले ईडी का अपना जो भी टर्म होगा वो कर रही होगी। हमारा सवाल ये है कि इस सम्मन को इग्नोर भी कर सकते थे कि हम अभी उपस्थित नहीं हो सकते हैं, लेकिन आज के तारीख में अगर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव शामिल हो रहे हैं तो इसको चुनावी चश्मे से, चुनावी रंग से भी देखने की जरूरत है। तो वो भी तो राजनीति करेंगे, मतलब राजनीति करने का हक एक ही दल, एक ही गठबंधन को है। नहीं, एक गठबंधन को नहीं है। हम जब ईडी पर सवाल उठा रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा क्या चुनाव कहीं इस पर इन्वॉल्व है, वोट बैंक कहीं पे इन्वॉल्व। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया आपकी एक्सप्लेनेशन से। आप कह रहे हैं कि ईडी का समन आया और पेशी अपनी करवा के उसमें भी राजनीति कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। ना जाते तो बीजेपी कहती डरते भाग रहे हैं। नहीं, तो सिंपैथी तो है ही ना भाई। आज एक विक्टिम कार्ड तो खेला ही जा रहा है ना भाई, कि आप बीमार आदमी से 9-9 घंटे 10-10 घंटे पूछ। 9 घंटे, मैं वही तो सवाल पूछ रहा था। 9 घंटे मत पूछिए, लगातार 3 दिन बुला लीजिए, 2-2 घंटे पूछ लीजिए। अब ये तो ईडी तय करती है कि कितने घंटे बुलाना है। में भी तो इंसान ही है। ईडी में रोबोस बैठे हुए हैं या कोई खुदा बैठे हुए हैं, भगवान बैठे हुए हैं। नहीं, अब तो ईडी के कार्यकलाप संवेदनशीलता तो होती है सभ्य समाज में। होनी चाहिए, खासकर लालू प्रसाद की जो उम्र है उसमें तो संवेदनशीलता होनी चाहिए। लेकिन देखिए, मौका चूंकि ये चुनावी साल है संदीप भाई, मौके पर चौका लगाया जा रहा है। चौका लगेगा ही। वो उसमें दरअसल नो बॉल करते दिखाई दे रहे हैं या अनलॉफुल शॉट खेलते दिखाई दे रहे हैं हेमंत सोरेन। वो उनको सीधे आ जाना चाहिए था कि भाई घर पे हो रही है तो लो जी मैं आ गया, पूछो ना मुझसे। अब वो कह रहे हैं 36 लाख रुपए कहां से आ गए, अनुपस्थिति में हो रहा है, हम 11 लाख रुपए दे देंगे बाबूलाल मरांडी के मानसिक स्थिति ठीक करने के लिए। वो 11,000 दे रहे थे ढूंढाई के लिए, ये इलाज के लिए 11 लाख दे रहे हैं। नहीं, ठीक है, हेमंत सोरेन तो गलती की। बहुत बार समन हुआ, अब जब हो गया था कि अब हो जाना है, उनको पेश हो जाना चाहिए, अब बात भी हो गई थी, तो ये भागा भागी लापता वाला खेल तो नहीं होना चाहिए। तो लापता हुए तो कोई लापता होगा तो कोई इनाम। तो लापता कौन हो रहा है और इस खेल में किसके खाते से वोटर भी लापता हो सकता है? दरअसल खेल क्या ये हो रहा है, प्रधानमंत्री बनने की इस रेस में ईडी आजकल मुख्य धारा में है, सुर्खियां बटोर रही है। पटना, जहां पर मैं मौजूद हूं, पटना टू रांची, ईडी की पूछताछ की जो बौछार है वो लगातार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। तो ये ईडी की कार्रवाई आप किस तरह से इसे देख रहे हैं? यकायक सक्रियता या कानून का एक अपना चक्र होता है, एक सिलसिला होता है, एक तरीका है। तारीखें थी वो आ गई, अब पूछताछ हो रही है। नहीं, मैं तो मानता हूं कि ये जो कानून की एक प्रक्रिया है उसमें अगर कोई आपने इकोनॉमिक ऑफेंस किया है तो उस प्रक्रिया से आपको गुजरनी होगी। और ये बजाबते लॉ कमीशन ने डिस्कस करके ईडी बनाई, ऐसा कुछ नहीं था कि बस पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए इसको बना दिया गया। नहीं, पर उसमें पीएमएलए में जो बदलाव किए गए 2002 में और चिदम्बरम के गृह मंत्री बनने के बाद यूपीए सरकार में जो उसमें ऐसे दांत डाल दिए गए कि आरोप लगा दिया, उसके बाद आरोपी ही खुद को निर्दोष साबित करता घूमेगा, वरना कारागार में होगा। बिल्कुल ठीक है, आप पर अगर आरोप लगा और आप आरोपी नहीं हैं तो आप इसको साबित कीजिए ना। 2022 में 1.93 लाख केसेस आ गए। कैसे आ गए? इसका मतलब कि इस देश में ईडी के सिर्फ 5,906 केस हुए हैं कुल मिलाकर 2014। हाँ ठीक है, तो 5,000 लोगों ने तो इकोनॉमिक ऑफेंस किया। अब रह गई बात कि एक सवाल से मैं भी सहमत हूं कि इसमें भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वेंडेटा नहीं होनी चाहिए कि अगर वो आपके दल में है और वो ईडी के रडार पर। भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है सीधा सीधा, और इसमें परिवारवाद भी जुड़ जाता है। लालू परिवार है, उधर सोरेन परिवार है। ठीक है, बिल्कुल बनाइए भ्रष्टाचार का मुद्दा, लेकिन ये भ्रष्टाचार तो सब पार्टियों के लिए तो होनी चाहिए। अजीत पवार पर किसने आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का? देश के प्रधानमंत्री ने, वो भी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए हैं और सार्वजनिक सभा में लगाया था। क्या हुआ? ये बातें आनी चाहिए। हेमंत विश्व शर्मा पर किसने लगाया था आरोप?
अगर छगन भुजबल पर किसने आरोप लगाया था? ठीक है, लालू प्रसाद जी ने अगर इकोनॉमिक ऑफेंस किया है तो ये फेस कर रहे हैं और फेस करना होगा इनको। जनता कैसे देख रही है इसे? यहाँ पर बड़ा सवाल क्या प्रोफेसर संजय कुमार ये भी हो जाता है। नहीं, जनता इस रूप में देख रही है कि जनता के हिस्से में आता क्या है। अगर महंगाई बेरोजगारी के सवाल हैं तो देश का इकोनॉमी पर भी तो जनता की नजर रहती है कि हमारा पर कैपिटा इनकम क्या है भाई, देश के स्तर पर और राज्य के स्तर पर हम विश्व में कहां खड़े हैं। 141वें स्थान पर। 141वें स्थान पर। तो क्या ये लूट की छूट देनी चाहिए? जनता तो हमको नहीं लगता है। तो लूट की छूट मिल रही है या लूट की छूट भी काफी हद तक सिलेक्टिव है कि कुछ करें, जो करना चाहें कर लें, और कुछ के खिलाफ उसी वक्त सख्त कार्रवाई हो जाएगी। यहाँ एक दर्शक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये ईडी कार्रवाई को 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में आप कैसे देखते हैं? सर, ईडी का जो सर्वे हो रहा है, जो छापामारी हो रहा है, ये मेरे सभी कर्णधार बिहार के ये बता दें कि अगर ईडी गलत है तो किस ईडी के अधिकारी पर कोई कार्रवाई है कि उसने गलत काम किया है, या उनको नहीं पता था उनके बारे में, या गलती से उन्हें घर से माल निकाल लिया, ये कोई बता। ईडी अपने ऊपर ही कार्रवाई कैसे करेगी? बात नहीं सर, जैसे हेमंत सोरेन की बात है कि आज अभी चल मैं सुन रहा था कि 30 लाख रुपया कैश पकड़ा गया और करोड़ों की गाड़ी पकड़ी गई, तो वे उलट पकड़ी गई। ये तो अभी जब्ती की बात है, अभी कोई आधिकारिक बयान ना, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं। सीधा सवाल है कि ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी भाई जी, ये क्यों नहीं इन पर एफआईआर कर दें कि आप हमको गलत कर रहे हैं, इनको दोषी क्यों नहीं करार दे रहे हैं? ये भी अपने आप में सवाल है। जेएमएम ने कहा हम धारा 499 के तहत मानहानि का मुकदमा भी करेंगे बाबूलाल मरांडी पर। यहाँ जो ये युवा सवाल पूछ रहे हैं, ईडी गलत कार्रवाई कर रही है, आप अदालत क्यों नहीं चले जाते? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्मा के संबंध में टिप्पणी की थी, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार उनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन देती रही, तो किस तरह से आप आधार बनाएंगे? ईडी के डायरेक्टर बने हुए हैं अभी भी। तब आप समझ लीजिए कि किस तरह की राजनीति हो रही है। और तो आप अदालत का दरवाजा खटखटाइए, सवाल ये है। संदीप जी, अदालत में ये मामले 2 बार, ये जो ईडी आज गए भी हैं कुछ लोग, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये कार्रवाई तो जारी रहे, इस मामले निष्पक्ष होनी चाहिए, ये बात जरूर कही। इस मामले को क्लोजर कर दिया गया था 2017 में कि कुछ नहीं है, उसके बाद 2019 में किया गया। ये एनडीए के सरकार में हुआ है, और पुनः 2022 में जब हम सत्ता में आ गए नीतीश जी के साथ, तो इन्होंने उस मामले को खुलवाने। इस मामले का पर खुलासा कहाँ हुआ था? अगर आप अतीत में जाएंगे, बहुत गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। रेल मंत्री कौन था उस वक्त? देखिए, रेल मंत्री लालू के बाद रेल मंत्री कौन था? भाई, रेल मंत्री का मामला नहीं है, मामला यह है कि रेलवे मंत्रालय ने भी अब तक नहीं माना है कि ये घोटाला हुआ है। तो इन चीजों में, अभी इन्हीं दांव पेचों में क्या हम फंसे रहेंगे? यहाँ पर और कौन सवाल पूछना चाह रहा था? आप सवाल पूछना चाह रहे हैं जी। ये ईडी की कार्रवाई जो हो रही है, ये तो जनता देख रही है कि चुनावी हथियार के रूप में भाजपा चुनावी औजार बनाया जा रहा है, चुनावी औजार बनाया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि आप शो का नाम रखे हुए कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो जिस प्रधानमंत्री को बिहार से 40 में से 39 सीट विगत लोकसभा में मिला था, उनसे मेरा एक सवाल है कि क्या पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल में बिहार के हित के लिए कोई बैठक किए हो? कोई बैठक की, कोई विशेष राज्य का दर्जा दिया, या ये जिन चीजों से लोगों का थोड़ा ध्यान भटक जाए उन मुद्दों को प्रमुखता दी जा रही है? विजय भाई, देखिए, एनडीए गवर्नमेंट ने बिहार में विशेष दर्जा देने का काम किया। कब किया? विशेष पैकेज देने का काम किया। पैकेज सबको मिलते हैं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं, विशेष पे देखिए, नीति आयोग में स्पष्ट पहले ही हो चुका है कि यहाँ विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा। आज विशेष पैकेज नहीं मिला हुआ होता तो नीतीश कुमार जितना विकास के गंगा बहाने का काम किए हैं, पुल पुलिया रोड, गांव-गांव में नल जल योजना, बिजली, ये कहां से होता? ये नल जल योजना तो नीतीश कुमार जब तक इंडिया के हिस्सा थे तो वो कहते थे ये तो राज्य सरकार अपने राजस्व से चला रही है। केंद्र ने केंद्र के पैसे लेने से ही इनकार कर दिया कि हमारा काम, हमारा नाम आपका, ये ना चलेगा।
नहीं गलत तो नहीं कह रहा मैं सरोज कह रही वो राज्य सरकार की योजना है नल जल योजना। राज्य सरकार की योजना है, लेकिन पैकेज जो मिल रहा है, पैसा जो मिल रहा है, उसी पैसे से हो रहा है। पैसा तो देना होगा ना, जीएसटी में भी होगा, सेंट्रल फंड्स जितने आते हैं उसका एक हिस्सा देना पड़ेगा ना राज्यों को। और नीतीश कुमार तो हमेशा कहते थे हमारा हिस्सा मार लिया। देखिए, जो हर राज्यों में नियम है वही बिहार में भी है। जो इनका बनता है देने के लिए तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जब ये नहीं देंगे तो सेंट्रल देगी कहां से? राज्य का ही पैसा बढ़ा कर देती है सेंट्रल। इसलिए बिहार में विकास की गंगा बह रही है। और नीतीश कुमार जी जो बीच में 15 महीने रुक गई थी, 17 महीना, 15 नहीं 17 महीने गई थी विकास की गंगा। बिहार के 13 करोड़ जनता मुस्मात की तरह झूल रहे थे कि बिहार में विकास नहीं हो रहा। विकास की गंगा बहेगी और जो भ्रष्टाचारी होगा, भ्रष्टाचार को जो गहना बनाएगा, सम्राट चौधरी जो कह रहे थे, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। तो भ्रष्टाचारियों को तो गहना मोदी जी ने ही बना रखा है ना। मोदी जी ही ने कहा था अजीत पवार जी को कि अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, आपको याद होगा, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी, नेचुरल करप्ट पार्टी एनसीपी को। और तीसरे दिन अजीत पवार भाजपा में, और उसके तीसरे दिन क्लीन चिट। तो करप्शन को तो गहना मोदी जी ने बनाया। और जो विकास की बात विजय भाई कह रहे हैं, यहाँ पर अब लोग किसकी बात मानेंगे, बड़ा सवाल ये हो जाता है। संदीप जी कह रहा हूं, विजय भाई जो विकास की बात कह रहे हैं, हम बिहारी लोग हैं सर। हमारे यहाँ बाप दादा की जमीन बेचकर बुलेट पर चढ़ने वाले लड़के को बिलाला और लफंगा कहा जाता है। पुरखों की अर्जित संपत्ति बेच के जो विकास दिखा रहे हैं। कल ही एक रिपोर्ट आई है कि कुल बजट का 20% विदेशी कर्ज के ब्याज के रूप में भारत सरकार को देना पड़ रहा है, जो 14 से पहले मात्र 6% था। तो हमारे सकल घरेलू उत्पाद है उसका 81% कर्ज है हम पर। तो सर आप बताओ, कुल बजट का 20% तो आप ब्याज दे रहे हो दुनिया के दूसरे देशों को। आप श्रीलंका से भी ज्यादा बदतर स्थिति कर दोगे इस देश का। मतलब ये किसने की लूट खसोट, किसने की? चारा घोटाला हो रहा है, रेलवे घोटाला हो रहा है, हेमंत सोरेन जमीन घोटाला करेंगे और आप कहें कि नहीं जी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और शारदा नारदा चिट फंड घोटाले पर क्यों? पर उससे आपके घोटालों पर पर्दादारी हो जाती है। बिल्कुल नहीं, तमाम घोटालों पर कार्रवाई की जाना, लेकिन जो घोटालेबाज आपके यहाँ घोटाले का माल लेके पहुंच जा रहा है वो मंत्री हो जा रहा है, और जो आपके यहाँ माल लेके नहीं पहुंचेगा उसके यहाँ कार्रवाई होगी। तो यहाँ पारदर्शिता है क्या? मतलब कोई भी घोटालेबाज हो उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, पर यहाँ चुन चुन कर ढूंढे जा रहे हैं घोटालेबाज। संदीप जी, आपने स्लीपर रेलवे में जो स्लीपर घोटाला हुआ था ना सर, उस घोटालेबाज पर भी होनी चाहिए। संदीप जी, निश्चित तौर पे 2014 के पहले जितने लोग सत्ता में थे और जो अभी सहयोगी हैं एनडीए इंडिया अलायंस के, सारे घोटालेबाजों की लिस्ट वहीं पे है। आपने देश को लूट लिया। देश को जो सरकार 14 में आई उसके पास बहुत 10 साल हो गए सरकार को। कितने लोगों को जेल भेजा, जो जेल में गए भी 2G 3G 4G 5G जीजा जी वाले, वो बाइज्जत बरी होकर फिर से सांसद बन गए। मैं ए राजा कणीमई की बात कर रहा हूँ। संदीप जी, तो हमारे यहाँ तो ईडी नहीं आई। हम भी तो मैं कह रहा हूँ चुन चुन कर भेजा जा रहा है क्या? हमने भी बीजेपी से अपना दामन 2013 में अलग कर लिया था, बीच में भी अलग किया। निश्चित तौर पे धुआं वहीं उठता है जहां आग लगा रहता है। आप यह बार बार कह के बच जाएंगे कि हमने एनडीए आपकी भी कुछ फाइलें खुलने वाली थी क्या? सम्राट चौधरी का कल का बयान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा कि हम थोड़ा गए थे, जेडीयू आई हमारे पास कि जी आपका सहयोगी बनना है। कुछ फाइल खुल गई थी। 3 नाम तो मुझे आजकल बता रहे हैं लोग कि 3 हैं आपके नेता, उनकी फाइलें फूलें कुछ खुल गई थी। संदीप जी, जब मोहब्बत हो गई है, किसने पहले इजहार किया इसका आप कोई मतलब नहीं। सम्राट चौधरी का ये कहना मतलब होता है। अभी अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं, सर पर पगड़ी बांधे हुए थे और कहते थे जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं उतार दूंगा पगड़ी नहीं उतारूंगा। अब कह रहे रामलला को जाकर वो पगड़ी समर्पित कर दूंगा। मेरा तो अस्तित्व में आना ही नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना था। ये अच्छी बात है, उन्होंने माना कि नीतीश कुमार जी के हाथ में बिहार सुरक्षित है। यकायक लगने लगा। इनको पता था पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हो रही है। निश्चित तौर पे देखिए, जब अलायंसेस बदलती हैं तो बोली भी बदलती है। लेकिन मैं फिर कह रही हूं, हम तो 2005 से अब तक एक मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में है। निश्चित तौर पे अलायंसेस बदली, लोग आए गए, लेकिन कौन बनेगा प्रधानमंत्री?
सभी ने यह, मैं पहले बिहार की बात करूं, सभी ने यह बताया कि विश्वसनीय चेहरा तो मुख्यमंत्री ही है, लेकिन और देश के लिए विश्वसनीय चेहरा निश्चित तौर पे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उन्हीं को तो उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया की रचना हुई थी। और उसी इंडिया अलायंस में जो हमारा एक बड़ा दल था, केंद्रीय पार्टी, जो अपने राज, मैं कहती हूं कि पुत्र को राज सौंपने की सपने देखने वाली पार्टी, अपनी ही पार्टी को कमजोर की, अलायंस को भी कमजोर की, और वो भूल गई कि तेजस्वी से दिक्कत नहीं थी। देखिए यहाँ पे भी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने सनातन पे, मुझे लगता है संदीप जी, मैं आपके शो में रही हूं और नहीं रही हूं, लेकिन हमारे जितने भी लीडर ने रहा, शुरू से कहा कि सनातन पे हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, या किसी धर्म, तो जय श्री राम बोलेंगे ना, हम संविधान को मानते हैं और जय श्री राम भी बोलेंगे। संविधान यह कहता है कि सभी धर्म का सम्मान होना अब चाहिए। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अब इस रेस में कौन आगे? देखिए आपके पास तो चेहरा है भी कि नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री बनने की जो बात है, जो कहा करते थे एक अकेला सब पर भारी, इंडिया के बनते ही उनको लगातार अपने लोगों की याद आने लगी। जो भूले बिछड़े गीत होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं याद आने लगी। और पहले आप देखें कि पूरे 5 साल के अंदर इन्होंने एनडीए का कभी बैठक नहीं किया। इंडिया बनते ही इनको एनडीए भी याद आ गया, इनको नीतीश भी याद आ रहे हैं, इनको अकाली दल भी याद आ रहे हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की ही लड़ाई है सरोज सिंह। अब इसी लड़ाई की पोजीशनिंग भी ये अपने आप में हो रही है। बस उसी की लड़ाई है। मैं तो कह रहा हूँ ये सारी लड़ाई वही है जो एक बिहार, एक केंद्र बना था, इंडिया ब्लॉक बिहार में बना था, पटना में बना था, तो ऐसा कमजोर कड़ी ढूंढी जा रही है क्या? जैसे हेमंत सोरेन, टारगेटेड एक अप्रोच दिखाई दे रही है क्या? कि पहले महाराष्ट्र में खबर आ रही थी तो महाराष्ट्र में पहले शिवसेना को दो फाड़ किया गया, फिर एनसीपी को दो फाड़ किया गया, फिर खबर आई बिहार, भाई स्विंग स्टेट्स में पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इनकी बात हो रही थी, तो बिहार को साध लिया तो चलो लगे हाथों अब झारखंड का भी नंबर लगा दिया। तो है, वही तो सिलसिला है कि बिहार को साधना बहुत जरूरी था। अगर बिहार नहीं साधता तो आपको यूपी भी डिस्टर्ब होता, झारखंड भी डिस्टर्ब होता, और जो 400 पार का नारा लग रहा है ना, उसमें कमी आ जाती। तो आरोपों की बौछार है और भ्रष्टाचार अगर है तो भ्रष्टाचारी की तो जगह जेल में होनी चाहिए। तो अब विपक्षी खेमे में से कारागार में कितने जाएंगे? अब तो जो सिलसिला है लगता है कि आपने कहा ना कि जैसे लालू सिंपतिया, अरे भाई भ्रष्टाचारी है डाल दो जेल में, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, तो अरविंद को भी डाल दो, हेमंत सोरेन को भी डाल दो, लालू को भी डाल दो। ठीक है, इसकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अपने हिसाब से चलेगी, न्यायालय की प्रक्रिया चलेगी। इसमें भी टाइमिंग, संयोग और प्रयोग दोनों साथ साथ चल रहे हैं। दोनों चलेगा, डराया भी जाएगा और इनको जेल में भी नहीं डाला जाएगा, ताकि राजनीतिक बाजी हमारे पक्ष में हो। कि गठबंधन कहां कैसा करना है, किस शक्लो सूरत में हो, उसके लिए दबाव हो रहा है। बिल्कुल होता है और हर पार्टियां करते रहती है, कांग्रेस भी कभी किया करती थी। ऐसा नहीं है कि ये इन एजेंसियों का प्रयोग कभी कांग्रेस नहीं किया करती थी। तब तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता कहा था, पिंजरे का तोता। ठीक है, आज वही काम ये कर रही है। अब ये कहते हैं सीबीआई, ईडी और आईटी ये बीजेपी के दामाद हो गए। नहीं, ठीक है, उनके शब्द हैं, वो जिस भाषा में बोलें। लेकिन अगर आपने इकोनॉमिक ऑफेंस किया है, जनता अगर आप पर भरोसा करती है, जनता के प्रतिनिधि हैं, आप कहते हैं कि हम उन विसंगतियों और विषमताओं से निकल करके और राज सत्ता तक पहुंचे हैं, तो आपको किसने भ्रष्टाचार करने के लिए अधिकार दे दिया? ये बहुत अहम बात कह रहे हैं प्रोफेसर संजय कुमार। भ्रष्टाचार राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त समाज की जो परिकल्पना है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या विशुद्ध राजनीतिक एक द्वंद्व चल रहा है, पोजीशनिंग हो रही है, कहीं वॉशिंग मशीन लगी हुई है, कहीं चुन चुन कर लोगों पर दबिश दी जा रही है। क्योंकि सवाल है कौन बनेगा प्रधानमंत्री।